राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज जो हम सेशन लेना चाह रहे हैं वो धारा 251 से लेकर के 200 अपने 65 तक है। अब अपने जो सेक्शन बचेंगे वो ज़्यादा सेक्शन नहीं है, 35 300 तक मान लीजिए, और 327 50 से 60 सेक्शन है, वो अपन 31 दिसंबर से पहले अपन करने का टारगेट रखेंगे। अब बात आती है कि इन सेक्शन के अंतर्गत आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे से अपने सेक्शन है। इसके अंतर्गत सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइन है उन फाइन को अपन को अच्छे से याद करना है। बाकी जो सेक्शन का नाम है वन लाइनर नियर अबाउट होंगे। पूरे सेक्शन को आप क्लास को लास्ट तक देखें। पूरे सेक्शन है, उन सेक्शन को अपन ने इसी दृष्टि से लिया है कि जो उसमें से काम की चीज़ है उस काम की चीज़ को ले लिया और पूरी काम की चीज़ ली हुई है। अब इसमें से भी आप जब शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो आप बेफिक्र होकर के अच्छे से पूरे मन लगाकर पूरी क्लास को तसल्ली से देखें। तसल्ली से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक चीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करना इसलिए ज़रूरी है कि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो उसको फिर चैनल को प्रमोट करता है। बाकी हम आपसे ऐसा कुछ मांग तो रहे नहीं है, तो आप हर जो आप वीडियो देखते हैं उसको प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। अब बात आती है 1 मिनट आपका जो मोटिवेशन का है। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और जो आपकी क्लास है वो क्लास यदि आप सेल्फ पढ़ोगे तो 4 घंटे का जो टाइम टेबल है आपका उसको हमने 20 मिनट के अंतर्गत कंसाइज करके आपको पीडीएफ के साथ में ये चीज़ें अवेलेबल करवा रहे हैं। आप एक क्लास को पूरा कंप्लीट देखें। कंप्लीट देखने से आपको जो बेनिफिट होगा उसको आप आश्चर्यजनक बेनिफिट होंगे आपको। अब देखो, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। यदि हम सोचते हैं कि हम ये कर जाएंगे तो हम कर जाते हैं, और यदि हम ये सोचते हैं इमेजिनेशन सोचते हैं कि बहुत टफ है तो हमारा माइंड कहता है कि टफ है और हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल जिस प्रकार से यदि हमने सोच के अंतर्गत सोचा है कि मैं ईओ आरओ या किसी भी एग्जाम के अंतर्गत टॉप कर जाऊंगा तो आप टॉप कर जाओगे, और यदि अपन ने सोच के अंतर्गत ही सोचा है कि क्या पता हो पाएगा या नहीं हो पाएगा तो वो उसी प्रकार से डुलमुल रवैये के अंतर्गत रह जाता है। ये बिल्कुल हैंस प्रूफ है। इसके अंतर्गत कोई इसको नकार नहीं सकता है, चाहे कोई साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे साइट्रिक हो, चाहे कोई डॉक्टर हो। बिल्कुल जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बन जाते हैं। तो अपन की सोच को अपन को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट, चलो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, जो धारा 251 है इसके अंतर्गत देखो अपन ये धाराएं तो ले ही रहे हैं। धाराओं के साथ साथ में कुछ 1-2 एमसीक्यू भी आपके साथ में लेकर के प्रयास करते हैं कि इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन की हम पकड़ कर पाएं। तो पूरा अच्छे से समझना है और फटाफट अपन देखो कितना जल्दी और कितना फास्ट और कितना अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ भी इसके अंतर्गत अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो देखिए, डेयरियों की अनुज्ञप्ति, जो भी नगर पालिका के अंतर्गत आपने डेयरियां खूब देखी होगी, ये डेयरियों के लिए भी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। डेयरी का मतलब यहाँ पर जो कोई पशु है या इनके जो पालन का भी काम किया जा रहा है, जो दूध है, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का काम किया जा रहा है उसको अपन डेयरी कह देते हैं। तो इसके लिए कोई भी जो डेयरी है वो लाइसेंस के अधीन चलाई जाएगी। तो सबसे पहली चीज तो है डेयरियों के लिए अनुज्ञप्ति। यहीं से बात पता चल जाती है। 251 के अंतर्गत जो डेयरियों की अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस की बात की गई है। और यदि किसी भी समय नगर पालिका अनुज्ञप्ति धारी को 1 मास का नोटिस देकर यदि ये कोई सही तरीके से जैसी चलानी चाहिए वैसे नहीं काम कर रहा है तो 1 मास का नोटिस देकर के उसकी लाइसेंस ले सकती है। और यदि वह शर्तों का उल्लंघन करता है जो लाइसेंस के अंतर्गत दिए हुए हैं तो उसको बिना नोटिस के भी लाइसेंस ले सकती है। तो ये बात यहां पर है, अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस को किसी भी शर्त पर उल्लंघन करे तो बिना नोटिस के भी लाइसेंस ले सकती है। अब यदि बात आती है ये नियमों का उल्लंघन करता है, ठीक है, लाइसेंस भी ले लिया है और उस स्थान का वो उपयोग करता है। अब उसने जिस स्थान पर जैसे उसने कोई गाय भैंसों का कोई तबेला है और उसके बाद में उसका लाइसेंस छीन लिया है और उस स्थान पर वो फिर भी वो उस काम को कर रहा है, नियमों का उल्लंघन करता है, तो उस पर 5,000 से लेकर के 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और इस प्रकार का अपराध निरंतर जारी रखता है तो प्रति दिवस 50 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो ये धारा डेयरियों की अनुज्ञप्ति की बात बताता है। अनुज्ञप्ति मतलब कि लाइसेंस ऑफ डेयरीज, डेयरियों के जो लाइसेंस है उन डेयरियों के लाइसेंस के बारे में बात बताई गई है। नेक्स्ट देखिए, जो धारा 252 क्या कहती है, पावर टू प्रोहिबिटेड यूज ऑफ पब्लिक स्ट्रीट एंड सर्टेन काइंड ऑफ ट्रैफिक
कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग के लिए प्रतिषिद्ध करने की शक्ति। कतिपय मतलब कि कुछ प्रकार के जो यातायात के लिए सार्वजनिक मार्ग हैं उनके उपयोग को प्रतिषिद्ध रोका जा सकता है। यदि कोई इस प्रकार के जैसे भारी वाहन गुजर रहे हैं, जैसे कोई ट्रकें हैं, या इस प्रकार से जिससे रोड को भी क्षति हो रही है, इस प्रकार के जो भारी वाहन हैं उनको, जिनसे लोगों को भी खतरा हो सकता है। कई बार बहुत सारे ट्रैक्टर तेज चलते हैं या किसी भी प्रकार का कोई वाहन हो, जो भारी वाहन है उनसे यदि जनता को खतरा है या कोई बाधा है या कोई असुविधा है, उस स्थिति के अंतर्गत उनको रोका जा सकता है। या उनके लिए कोई फिक्स टाइम निर्धारित किया जा सकता है कि ये रात्रि के समय चलेंगे, दिन के समय नहीं चलेंगे, या उसके अंतर्गत भी कुछ घंटे निर्धारित किए जा सकते हैं कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक चलेंगे। तो ये चीजें इसके अंतर्गत है। देखो, ये वाहन नहीं है, ये क्या है? वाहन। वाहन को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से रोका जा सकता है यदि जनता को खतरा, बाधा या असुविधा हो। तो किसी भी प्रकार की असुविधा है तो इसके अंतर्गत रोका जा सकता है। किसी सार्वजनिक मार्ग या किसी भवन में किसी प्रकार के स्वरूप, वजन और सड़क मार्ग के सनिर्माण क्षति होने की संभावना हो तो नगर पालिका प्रभार लेकर अनुमति दे सकती है। यदि लगता है कि कोई बहुत सारे भारी व्हीकल्स गुजर रहे हैं और भारी व्हीकल्स के द्वारा उसको जो मार्ग है उसके अंतर्गत कहीं न कहीं उसमें नुकसान हो रहा है, क्षति हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उन वाहनों से नगर पालिका कुछ प्रभार, कुछ चार्जेस लेकर के अनुमति दे सकती है। ये बात यहां पर बताई गई है। इसके अलावा आवागमन के लिए कुछ विशेष घंटे और पूरे समय में भी प्रतिष्ठित किया जा सकता है कि इससे कोई भी प्रकार का जो यातायात है उसको रोका जा सकता है। इसके साथ साथ में जल निकासी, जलापूर्ति और प्रकाश व्यवस्था किसी कार्य के करने या मरम्मत के दौरान अस्थायी रूप से बंद कर सकती है। यदि कोई जल निकासी का कोई पाइपलाइन बिछ रही है, अब पाइपलाइन बिछ रही है या कोई जलापूर्ति है या कोई प्रकाश की व्यवस्था का काम किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि यातायात को रोका जा सकता है, क्योंकि या तो ये इसके अंतर्गत गड्ढे हो जाएंगे तो भी यातायात को रोका जा सकता है, या फिर यहां से जो पाइपलाइन गुजारी गई है उससे बिल्कुल कच्चा है तो भी उसको यातायात को रोका जा सकता है या वहां से थोड़ा सा मोड़ा जा सकता है। अब बात आगे नेक्स्ट देखिए, ऐसा नोटिस सुस्पष्ट स्थानों पर या दोनों अंतिम सिरों पर चिपकाए जाएंगे। अंतिम सिरों का मतलब यहां पर जैसे ये रोड है, इस रोड के यहां पर और यहां पर कि भाई यहां पर कोई काम का चल रहा है या निर्माण का काम चल रहा है, यातायात यहां से नहीं लिया जाए। चाहे इस साइड से कोई गाड़ी आ रही हो, चाहे इस साइड से गाड़ी आ रही हो, तो इनके लिए क्या है, इस प्रकार के पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, नोटिस चिपका दिए जाते हैं, जिससे सार्वजनिक मार्गों पर, ऐसा जो सभी सार्वजनिक मार्गों पर लागू होते हैं, इस प्रकार का भी काम किया जा सकता है। जैसा भी कोई भी सार्वजनिक मार्ग है तो वहां पर इस प्रकार के बैरियर लगा दिए जाते हैं कि यहां से साधन अभी नहीं गुजरेंगे। नगर पालिका लिखित में कोई पैदल रास्ता या साइकिल के लिए लिखित में नोटिस द्वारा घोषित कर सकती है। जिस प्रकार से आपने बड़े बड़े जो शहर हैं, सिटीज के अंतर्गत देखा होगा, इस प्रकार से जो चलने के लिए पैदल यात्रियों के लिए अलग से मार्ग होता है, तो ये भी इस प्रकार के बनाए जा सकते हैं कि भाई ये पैदल यात्रियों के लिए है। हर जगह ही है, कोई भी हाईवे देख लीजिए तो यहाँ पर एक व्हाइट पट्टी होती है। व्हाइट पट्टी ये पैदल और जो बाइक वगैरह चलते हैं उनके लिए होती है, इनको इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट धारा देखिए 253 क्या कहती है, रेगुलेशन ऑफ पार्किंग ऑफ प्राइवेट व्हीकल ऑन पब्लिक प्लेसेस। सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। सार्वजनिक स्थान है तो वहां पर किसी भी प्रकार की यदि लगता है, नगर पालिका को लगे, तो वहां पर पार्किंग की सुविधा नगर पालिका कर सकती है और उसके अंतर्गत कुछ प्रभार भी वसूल कर सकती है। तो यहां पर यही है, नगर पालिका सामान्य जनता की असुविधा की रोकथाम के लिए फुटपाथ और सड़कों के किनारे सहित सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग बना सकती है। अब जैसे ये मार्ग निकल रहा है और इस मार्ग के अंतर्गत कुछ भी असुविधा नहीं हो तो ये क्या करती है, यहां पर एक व्हाइट पट्टी बना देती है। अब व्हाइट पट्टी बना देती है तो यहां पर क्या है, पार्किंग की जा सकती है। यदि इस साइड से पार्किंग की जाएगी तो नगर पालिका तो आएगा समस्या, बाकी इसको जो ट्रैफिक वाले हैं वो भी उठा करके यहां से ले जा सकते हैं। तो इसकी पार्किंग की सुविधा कर सकती है और पार्किंग का कुछ प्रभार भी वसूल कर सकती है। पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने पर भी पार्किंग अनुमति दी जाएगी। यदि यहां पर पर्याप्त है ही नहीं, जगह ही नहीं है, तब वहां पर अनुमति नहीं दी जाती है। पार्किंग की फीस नगर पालिका द्वारा तय की जा सकती है, ये साधारण या विशेष आदेश द्वारा, कि भाई ये इतनी पार्किंग की जा रही है। किसी भी स्थान पर आप देखोगे जो सार्वजनिक स्थान पे है वहां पर नगर पालिका पार्किंग की व्यवस्था कर सकती है। ये धारा 253 कहती है, रेगुलेशन ऑफ पार्किंग ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स ऑन पब्लिक प्लेसेज। अब धारा 254 क्या कहती है, धारा 254 कहती है, हाल्टिंग व्हीकल्स और एनिमल्स ऑन पब्लिक ग्राउंड। सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों को ठहराना। सार्वजनिक मैदानों जैसे ये पब्लिक अपने ग्राउंड हो गया। अब पब्लिक ग्राउंड हो गया है तो पब्लिक ग्राउंड हो चाहे पब्लिक कोई प्लेसेस हो,
बिना अनुमति के किसी भी प्रकार से ठहराया नहीं जा सकता है। यदि लिखित अनुमति नहीं है और इस पब्लिक प्लेसेस के अंतर्गत क्या हुआ, कोई यान है, किसी ने बस से ट्रकें खड़ी कर दी है, या फिर इसके अंतर्गत जो अपने भेड़ बकरियां हैं, पहले भेड़ बकरियां लोग लेकर के खूब चलते थे और इस प्रकार से कहीं न कहीं जो खुली जगह होती थी सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत ठहरा देते थे, परंतु नगर पालिका के अंतर्गत लिखित अनुमति के बिना इस प्रकार से नहीं ठहराया जा सकता है। और यदि दोष सिद्ध हो जाता है और वो ठहरा देता है तो 1000 से लेकर के 2000 तक का जुर्माना वसूला जा सकता है। और यदि लगातार अपराध करता है, ये कहने के बावजूद में भी अपनी जो पशुओं को यहीं पर ठहरा रखा है या फिर कोई यान को ठहरा रखा है, तो उसमें 50 रुपए से 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। तो सार्वजनिक मैदानों या यानों पर जानवरों का ठहराना, तो ये इसके अंतर्गत बात की गई है। नेक्स्ट देखिए धारा 255। धारा 255 कहती है अरेंजमेंट ऑफ फायर प्रिवेंटेशन, अग्नि की रोकथाम की व्यवस्था। अग्नि की रोकथाम की व्यवस्था कौन है? नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो भी अपने मकान बनाए जाते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि भूकंपरोधी मकान बनाए जाते हैं, उसी प्रकार से अपन को मकान भी है जो आर्किटेक्चर के द्वारा इस प्रकार का मैप जारी किया जाता है जिससे वो अग्निरोधी भी बनाया जाना चाहिए। उसके अंतर्गत फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके कोई गेट है जो गेट होना चाहिए, कोई इमरजेंसी गेट होना चाहिए जिससे आसानी से यदि आग लग जाए तो वहां से निकला जा सकते। इसलिए जो आर्किटेक्चर से जो नक्शा बनाया जाता है उसके लिए अपन अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी, जो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसकी भी अपेक्षा की जा सकती है। और जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके अंतर्गत तो बिल्कुल अपेक्षा की जाती है कि वह अग्निरोधी बनाया जाए। उसके अंतर्गत फायर ब्रिगेड का सिस्टम हो जो लगा हुआ हो, आपने स्कूलों के अंतर्गत या कई जगह पर इस प्रकार का देखा होगा। और इसके वो जैसे किचन है उनके अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्था हो जहां से आग लग सकती है, उसको रोका जा सके। सेकंड चीज, इसके अलावा वहां से कुछ इस प्रकार की पानी की व्यवस्था हो जिससे उसको रोका जा सकता है। तो ये चीज यहां पर आती है। नगर पालिका समस्त या किन्हीं परिसरों में स्वामियों से अग्नि की रोकथाम या अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक समझे तो अधिभोगियों के एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा भी कर सकती है। इसका मतलब जो स्वामी है उसी से इस प्रकार की अपेक्षा की जाती है कि वह अग्नि को रोकने का काम करेगा। नेक्स्ट धारा 256 क्या कहती है? एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फायर ब्रिगेड, अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव। ये कौन करेगा भाई? अग्निशमन नगर पालिका ही करेगी। नगर पालिका अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव कर सकेगी। बस ये धारा 256 मतलब नगर पालिका अग्निशमन फायर ब्रिगेड दल की स्थापना करेगी और उसका रखरखाव करने का काम करेगी। यदि इसमें कोई भी मिस्टेक वगैरह होती है तो ये भी उसका काम है। अब नेक्स्ट आती है धारा 257। धारा 257 क्या कहती है? पावर ऑफ फायर ब्रिगेड एंड अदर पर्सन ऑफ सुपरसेशन ऑफ फायर। ये कहती है कि आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां क्या है, सुपरसेशन ऑफ फायर क्या है, उनके पावर क्या है। भाई पावर किन किन को दिए गए हैं और पावर क्या क्या है, ये बात अपन को यहां पर देखनी है। क्या दिए हुए हैं? नगर पालिका आग लगने के अवसर पर कोई भी जैसे मजिस्ट्रेट है, यहां से देखो क्वेश्चन बनेगा, या नगर पालिका का कोई भी सदस्य है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, नगर पालिका का कोई भी अन्य अधिकारी है, या फिर अग्निशमन दल का कोई कार्यवाही संचालन करने के निर्देश देने वाला है, या कोई भी सदस्य है जो, देखो यहां पर पुलिस के अंतर्गत कह रहे हैं कांस्टेबल रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी की शक्तियां होगी। तो ये ध्यान रखना है, ये शक्तियां क्या होगी, ये बात है कांस्टेबल रैंक से ऊपर का होगा, कांस्टेबल नहीं होगा। इसके अंतर्गत यहां से क्वेश्चन बन सकता है। एक चीज तो यदि कोई भी, देखो सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस सी बात है, यदि आग बुझाने के अंतर्गत कोई अड़चन करेगा तो उसे हटाया जा सकता है। यदि कोई पास का मकान है तो उसके अंतर्गत यदि हम कोई सेंध करके भी उस मकान से प्रवेश कर सकते हैं, और किसी भी चीज को तो गिराया जा सकता है, उसको भवन को अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो तो भी किया जा सकता है। और यदि कोई पाइपलाइन है, कोई भारी बड़ी पाइपलाइन है, इस पाइपलाइन को यहाँ बंद करके इसका प्रेशर को जहां पर आग लगी हुई उसको प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी इस प्रकार का किया जा सकता है। यही चीजें इसके अंतर्गत कही हुई है। आग बुझाने में कोई अड़चन डालता तो उसे हटाया जा सकता है। आग के पास वाले मार्ग को रोका जा सकता है जिससे कोई दूसरे प्रभावित नहीं हो। आग बुझाने के लिए किसी भवन या भूमि में प्रवेश कर सकेगा और उसमें पार निकल सकेगा और गिरा सकेगा, ये गिरा सकेगा, इस प्रकार का गिरा सकेगा। पानी के दबाव के लिए मुख्य पाइपलाइन और अन्य पाइपलाइन को बंद किया जा सकता है। पाइपलाइन के दबाव के लिए जिससे प्रेशर हो और किसी व्यक्ति की सद्भावना से किए गए किसी कार्य के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। यदि किसी ने काम तो अच्छा करना चाहता था और कुछ छोटा सा नुकसान हो गया है तो उसके लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। तो ये धारा 257 कहती है। नेक्स्ट देखिए धारा 258 क्या कहती है? धारा 258 कहती है पावर टू रिस्ट्रिक्ट और बैन मैन्युफैक्चर इटीसी प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग तो वैसे भी अपन को पता है कि बैग क्या है, अपने
उनको रोक है। उनके अंतर्गत अपन प्लास्टिक बैग के अंतर्गत कुछ पॉइंट का कुछ ऐसा होता है, प्लास्टिक वही लागू है, बाकी प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं वो अपने बैन है। तो प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बाधित करना को रोकना और उस पर पाबंदी लगाने की सख्ती, ये किसकी है? 258 के तहत किसकी है? पहली बात तो सीधी सी बात है, नगर पालिका की, ये है नगर पालिका की। और नगर पालिका को ये जो शक्ति मिलती है ये किसके द्वारा मिलती है? राज्य सरकार के द्वारा। ये शक्ति किसके द्वारा मिलती है? राज्य सरकार के द्वारा मिलती है। और अब भी यदि कोई प्लास्टिक की थैलियां यूज कर रहा है या कोई इस नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर 3 मास से लेकर के 3 मास तक का तो कारावास हो सकता है और 100 रुपए से लेकर के 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और फिर भी नहीं रुकता है तो 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। देखिए एक बार पढ़ लीजिए। राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश के तहत नगरपालिका राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संपूर्ण नगरपालिका या किसी क्षेत्र में प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगाने की शक्ति होगी। ये धारा 258 कहती है नियमों को उल्लंघन करने पर, नियमों को उल्लंघन करेगा 3 मास तक का कारावास या 100 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों ही पर अपराध जारी रखता है तो प्रतिदिन 50 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये धारा 258 कहती है। नेक्स्ट देखिए धारा 259 क्या कहती है? 259 क्या कहती है? नॉन टेकिंग ऑफ कनेक्शन और डिस्चार्जिंग सीवेज। यदि ये है भाई, ये सीवेज की लाइन है और इस सीवेज की लाइन से कोई कनेक्शन लेना है, उसको कनेक्शन लेना है, उसको जोड़ना है, वो जोड़ने का काम नहीं करता है और उस जो तरल है या जो गंदगी है जो दुर्गंधपूर्ण है उसको खुले में बहाता है तो उस पर भी फाइन लगेगा भाई। यदि किसी भूमि या भवन को धारा 202 के तहत मल व्यन प्रणाली में कनेक्शन नहीं लेता है और लिखित अनुमति के बिना कोई दुर्गंधपूर्ण तरल को खुले में बहाता तो जुर्माना 5000 से कम का नहीं होगा। मिनिमम 5000 का जुर्माना लगेगा कि ऐसा नहीं कि कोई ऐसा गंदगी चीजें और लोगों को न्यूसेंस पैदा करे, किसी भी प्रकार की असुविधा पैदा करे। तो इस प्रकार की कहां दे रखा है? कनेक्शन 259 कनेक्शन नहीं लेना तथा मल आदि को बहाना। ये धारा 259 कहती है। धारा 260 क्या कहती है? धारा 260 कहती है फिल्थी बिल्डिंग, गंदे भवन। गंदे भवन यदि आप सीआईडी देखते हैं तो आपने देखा होगा कोई मर्डर वगैरह केस होते हैं तो इस प्रकार के जो केस है वो किसी न किसी इस प्रकार के जर्जर अवस्था के अंतर्गत बना हुआ है, या फिर वहां पर कुछ ऐसे देखोगे कुछ शराबी के जो शराब पीने की जगह बना ली है, या कोई जो जुआ खेलते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, इस प्रकार के जो अड्डे हैं, ऐसे गंदे भवन है या जर्जर भवन है। इन जर्जर भवनों को भी यदि लगता है कि किसी को भी नुकसान हो सकता है और वहां पर जो गंदगी फैल रही है, न्यूसेंस पैदा हो रही है, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत उनको भवनों को वहां पर हटाया जा सकता है और उस हटाए जाने के अलावा उसके मलबे को बेचा तक जा सकता है, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं किसी को परेशान कर सकता है तो उसको बेचा भी जा सकता है। और उस बेचने से यदि 6 मास तक वो आवेदन कर देता तो ठीक है, नहीं तो उस मलबे को भी क्या है, वो जो निधि है उस निधि को नगरपालिका निधि के अंतर्गत जमा हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, जो कोई व्यक्ति किसी भवन या भूमि के स्वामी अधिभोगी होते हुए भी उसे गंदी या अस्वस्थकर हालत में रखता है, वो भवन या भूमि का स्वामी है, अधिभोगी है, गंदी और अस्वस्थकर, ऐसा लगता है जैसे वहां मलेरिया फैल जाएगा, नगरपालिका की राय में पड़ोस में न्यूसेंस होने देता है या नागफनी दुर्गंधपूर्ण वनस्पति उगने देता है और अच्छी स्थिति के लिए लिखित यहां देखो नगरपालिका उसको अच्छी स्थिति के लिए लिखित नोटिस दे सकेगी, और यदि अब पालना नहीं कर रहा है तो 1000 से लेकर के 2000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसके बाद में भी जुर्माना लगा दिया, ठीक है भाई, अब भी उसकी अनुपालना में विफल रहता है तो प्रतिदिन 50 रुपए से 100 रुपए तक का दंडित किया जा सकता है। अब ऐसा मकान जो जीर्णशीर्ण अवस्था में उपेक्षित अप्रयुक्त है, अनैतिक उपयोग के अंतर्गत सर्पों और चूहों की शरण स्थली बन गया है, ऐसा लगता है जैसे कोई भूतखाना है, इस प्रकार के मकानों को यदि वो लगता है जर्जर अवस्था के अंतर्गत है तो स्वामी को नोटिस देकर के पहले कहते हैं भाई सुधार करना तो सुधार कर ले, सुधार नहीं भी कर रहा है तो ऐसे प्रश्नगत भवन को गिराया जा सकता है और मलबे को बेचा जा सकता है, क्योंकि मलबा भी कहीं न कहीं न्यूसेंस पैदा करेगा, इसलिए बेचा जा सकता है और वह स्वामी से वसूला जाएगा। यदि जो भी इनका खर्चा आया है उसको स्वामी से वसूला जाएगा, और जो इस मलबे को बेचने से जो प्राप्त हुआ है अधिशेष यदि प्राप्त हो गया है, यदि 6 मास तक वो आवेदन कर देता है कि भाई अधिशेष मुझे दे दो, तब तो ठीक है, सारा खर्चा निकालने के बाद में उसको दे देंगे। यदि उसने आवेदन नहीं किया है तो 6 मास के बाद में नगरपालिका की निधि बन जाएगा। ये बात इसके अंतर्गत कही है। नेक्स्ट धारा 261 क्या कहती है? नहाने के स्थान, जैसे आपने देखे होंगे जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सभ्यता थी वहां पर जो उनके शहरीकरण था तो वहां पर सार्वजनिक इस प्रकार के शौचालय क्या सार्वजनिक स्नानागार बने हुए थे। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो के जो स्नानागार है
इस प्रकार के। तो इस प्रकार से नगरपालिका भी 261 के तहत इस प्रकार के सार्वजनिक जो मोहनजोदड़ो और उसके अंतर्गत हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत है वैसे स्नानागार बना सकती है। और उनको स्नानागार रखने के लिए जो प्रतियां हैं वो समय पर जनता के निरीक्षण के लिए भी उपलब्ध होगी। देखो क्या है, नगरपालिका नहाने, कपड़े धोने या जानवरों के लिए सार्वजनिक स्थान नियत कर सकता है। ऐसे आदेशों और नोटिस की प्रतियां नगरपालिका कार्यालय में रखी जाएगी और तथा समय पर जनता के लिए निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। जनता को लगता है कि उसको देखना चाहता है कहां पर इस प्रकार की जगह रखी गई है तो भी वह देख सकता है। ये धारा 261 कहती है। नेक्स्ट देखिए धारा 262 क्या कहती है, कलुषित जल, फॉइलिंग वाटर। यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका की अवज्ञा करते हुए, नगरपालिका की जो अनुमति के बिना, अनुमति नहीं है, उनकी कोई आज्ञा कह रहे हैं कि इस पानी को गंदा नहीं करना और जल को दूषित करता है, गंदा करता है, तो 1000 से 2000 तक का दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए धारा 263 क्या कहती है, अबैटमेंट ऑफ न्यूसेंस फ्रॉम वाल्स, कुओं से पैदा होने वाली न्यूसेंस। देखो यहाँ कुआं भी हो सकता है, कोई तालाब भी है, इसमें बहुत सारी जहां से भी पानी जहां इकट्ठा हो रहा है उसी को यहाँ पर वाल्स लिया गया है। तो यदि इस प्रकार की कोई स्थिति के अंतर्गत है और न्यूसेंस पैदा कर रहा है, कोई मच्छर पैदा उससे वहां हो रहे हैं, तो उसको ढकने के लिए स्वामी से कह सकता है या फिर उसको कहता है कि इसको पूरा कंप्लीटली भर दीजिए। अब यदि नहीं करता है तो उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है और नगरपालिका भर करके उससे फाइन उससे भी ले सकती है। कोई भूमि पर यदि पानी इकट्ठा होता है और किसी जगह 100 मीटर के फासले पर ही मच्छर पैदा होने की जगह संभावना हो तो अन्य रूप से न्यूसेंस पैदा करता है, किसी भवन कोई पास में ये 100 मीटर के अंतर्गत है तो लिखित सूचना में स्वामी को भरने और ढकने की अपेक्षा कर सकेगा। और नगरपालिका लिखित अनुमति के बिना कोई नया तालाब और जलाशय आदि नहीं खोदा जाएगा। नगरपालिका की जब अनुमति होगी तभी इस प्रकार का काम किया जा सकता है। तो ये बात धारा 263 के अंतर्गत कह रहा है। धारा 264 क्या कहती है, धारा 264 कहती है कि रेगुलेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कल्टीवेशन, कतिपय प्रकार की खेती का नियमन। कतिपय प्रकार से देखो सीधा सा यहां पर अर्थ यही लिया गया है कि कुछ प्रकार के अंतर्गत, कुछ स्थितियों के अंतर्गत उनकी खेती ऐसी जो नुकसानदायक हो जाए, यदि उसको चिकित्सा विभाग कह दे, यदि उसको चिकित्सा विभाग कह दे कि ये भी खेती आपके नुकसानदायक हो सकती है, तो ऐसी खेती के अंतर्गत और जो खाद है उस खाद के अंतर्गत रोक लगा सकता है। यही पर यहां पर बात कही गई है। देखिए निदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और स्थानीय चिकित्सा अधिकारी कोई भी यदि रिपोर्ट कर दे कि किसी जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विशेष खेती या खाद पर रोक लगा सकता है। अब यहां पर है, यदि कोई यहां पर 5 सालों से ये इस प्रकार की कोई खेती कर रहा है और उस पर पूर्ण प्रतिषेध लगा दिया गया है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत नगरपालिका निधि से उसको कुछ क्षतिपूर्ति दी जाती है। तो ये कतिपय प्रकार की खेती के नियमन या प्रतिषेध के अंतर्गत रोक लगाने की धारा 264 है। नेक्स्ट देखिए धारा 265, यूजिंग ऑफ ऑफेंसिव मैन्योर, दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाना। नगरपालिका लिखित अनुमति के बिना दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाने से 1000 से लेकर के 2000 तक का जुर्माना लगा सकती है। यदि कोई ऐसी लिखित अनुमति, ऐसी कोई मल हो या कोई ऐसे गंदी खाद हो उसका यूज करके और आसपास के लोगों में न्यूसेंस पैदा कर दे तो ऐसी चीजों पर 265 के तहत इस पर बैन लगाया जा सकता है। देखो इन धाराओं को याद करने के लिए आप जो आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर इस प्रकार से इनको चिपका दीजिए और 3 या 4 पेपर के अंतर्गत चिपका दीजिए और इनको याद कीजिए बार बार। इनको जैसे कोई हनुमान चालीसा पढ़ते हो उसी प्रकार से हम रिकॉल करते जाएंगे और उनके जो अंदर के जो मुख्य 2-2, 3-3 तथ्य हैं उन तथ्यों को रिकॉल करेंगे तो फटाफट आप हर दिन इनका रिकॉल कर सकते हो। इतना ज्यादा बड़ा चीजें नहीं है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 258 के अंतर्गत प्लास्टिक थैलियों पर पाबंदी लगाने की सख्ती का उल्लंघन करने पर कितने दिन का कारावास किया जा सकता है। 1 माह का 100 रुपए से 1000 तक का जुर्माना नहीं है। उसके अलावा 2 माह और 100 रुपए और 1000 का जुर्माना नहीं है। 3 माह का, यहां पर क्या है, 3 माह और 100 रुपए से 1000 रुपए तक का, 100 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यदि प्लास्टिक की थैलियों पर जो पाबंदी लगाने की बात की गई है तो यदि आपने पहले भी देखा है तो उसके अंतर्गत क्या था, 3 माह तक का कारावास हो सकता है और 100 रुपए से लेकर के 1000 तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 260 में गंदे भवन को अधिशेष स्वामी कितने समय तक आवेदन कर सकता है। अगर उसके अधिशेष के अंतर्गत कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पैसा आया है तो कितने माह तक आवेदन कर सकता है, तो यहां पर इसके अंतर्गत
6 माह हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। फटाफट देखिए 1 मिनट के अंतर्गत हम इसको कैसे रिकॉल करते हैं काम की चीजों को। धारा 251 कहती है डेयरियों के अंतर्गत लाइसेंस होना चाहिए। यदि लाइसेंस को 1 मास का नोटिस देकर के उसको हटा भी सकती है और लाइसेंस का दुरुपयोग करने पर, उल्लंघन करने पर 5,000 से 10,000 का जुर्माना और 50 रुपए से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट धारा 252 क्या कहती है, कतिपय कुछ प्रकार के यातायात सार्वजनिक मार्गों के उपयोग पर प्रतिषेध कर सकती है। यदि कोई वजनी है, यदि उसका स्वरूप है, कोई प्रकार है, कोई बहुत बड़ी ट्रक वगैरह है, तो उनसे कुछ प्रभार लेकर के उनको अनुमति भी दे सकती है। और यदि कोई जल निकासी, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था का काम चल रहा है, तब भी यातायात को रोका जा सकता है। और लिखित के अंतर्गत पैदल और जो अपने साइकिल चलाने वाले उनको भी अपने मार्ग दिया जा सकता है। धारा 253 कहती है सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। अब यहां पर यह कह रहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर जो पब्लिक प्लेसेज है वहां पर निजी यानों की पार्किंग की व्यवस्था, यदि जगह है तो पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है, अनुमति दी जा सकती है। जगह नहीं है तो अनुमति नहीं दी जा सकती है और उसके लिए फीस या प्रभार भी वसूल कर सकती है। धारा 254 कहती है सार्वजनिक मैदानों पर यानों पर जानवरों को ठहराना वैसे निषिद्ध है, नहीं ठहरा सकते, लिखित अनुमति से ठहरा सकते हैं। यदि इस प्रकार से बिना अनुमति के ठहराते हैं तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना और 50 से 100 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लिया जा सकता है। धारा 255 कहती है अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था, तो सभी स्वामियों को अपने अग्नि की रोकथाम की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उन्हें नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। धारा 256 कहती है अग्निशमन दल की स्थापना और उसका रखरखाव, तो ये नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। धारा 257 कहती है आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां भी मजिस्ट्रेट, नगर पालिका सदस्य, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और सारे सदस्य, और इसमें पुलिस के अंतर्गत देखोगे तो कांस्टेबल रैंक के ऊपर का सदस्य, तो ये किसी मकान को अड़चन है तो हटाया जा सकता है, किसी मार्ग को रोका जा सकता है और किसी भवन को जरूरी हो तो किसी मकान को गिराया भी जा सकता है। और यदि कोई पाइपलाइन है तो रोक करके पानी का प्रेशर बढ़ाया जा सकता है और सद्भावना से किए गए किसी प्रकार के नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होता। धारा 258 कहती है प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण पर आदि का निर्बाधित करने और उस पर पाबंदी लगाने की शक्ति। यदि इसके अंतर्गत उसका अवहेलना करता है तो 3 मास का कारावास और 100 रुपए से लेकर के 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अपराध को लगातार जारी रखता है तो 50 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट धारा 259 क्या कहती है कनेक्शन नहीं लेना तथा मल आदि बहाना, ऐसे ही खुले के अंतर्गत मल बहाना। धारा 202 के तहत कोई मल वहन प्रणाली का कनेक्शन नहीं लिया है तो 5,000 तक का उसके अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 260 कहती है गंदे भवन हो या जीर्ण अवस्था के अंतर्गत हो, अनैतिक उपयोग हो, सर्पों और चूहों की शरण स्थली हो, इस प्रकार के मकान हैं तो उनके लिए उनको सही करने के लिए कहा जा सकता है और 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और विफल रहने पर 50 से 100 रुपए तक दंडित किया जा सकता है। और यदि मकान को गिराया जा सकता है और उसके मलबे को बेचा भी जा सकता है और उसके अंतर्गत अधिशेष है तो 6 मास के अंतर्गत वह आवेदन करेगा तो उसको मिल जाता है। धारा 261 कहती है नहाने के स्थान नगर पालिका निश्चित कर सकती है और उनकी जो निरीक्षण है वो नगर पालिका कार्यालय में रखी जाती है। धारा 262 कहती है कलुषित कोई जल को दूषित करता है तो 1,000 से 2,000 तक का दंडित किया जा सकता है। धारा 263 कहती है कुओं से पैदा होने वाले निवशेष का अपशमन, यदि कोई कुआं है उसके अंतर्गत गंदगी है या कोई तालाब टाइप का है जिसके अंतर्गत उसके जो किसी का भवन है उसके 100 मीटर के दायरे के अंतर्गत है और वहां पर मच्छर यदि फैल रहे हैं तो लिखित में सूचना से स्वामी को भरने और ढकने की अपेक्षा की जा सकती है। और नया कोई भी तालाब वगैरह है तो वो नगर पालिका की अनुमति से खोदा जाएगा। फिर नेक्स्ट है कुछ प्रकार की खेतियों के नियमन और प्रतिषेध की बात की गई है और यदि कोई 5 साल से इस प्रकार की खेती कर रहा है तो पूर्ण प्रतिषेध करता है तो नगर पालिका निधि से उसको क्षतिपूर्ति दी जाएगी। नेक्स्ट धारा 265 क्या कहती है दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाना, नगर पालिका लिखित अनुमति के बिना दुर्गंधपूर्ण और खाद आदि ऐसा कोई उपयोग ला रहा है, कोई गंदी चीजों को ला रहा है तो 1,000 से 2,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो टेस्ट से नहीं जुड़े हुए हाउ टू ज्वाइन फ्री टेस्ट सीरीज से टेस्ट से जुड़ करके आप टेस्ट को जरूर दें और यही आपकी वैतरणी को पार लगाएगा। थैंक्स ए लॉट।